अगर आपको भी ये लगता है कि एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले एक यूनिक आइडिया की जरूरत है, तो मे बी आप गलत हो, क्योंकि इस लड़के ने अपने ब्रांड को एक ऐसे मार्केट में एस्टैब्लिश कर लिया जिस मार्केट को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे JBL, Sennheiser, Bose, Apple, Samsung ने कैप्चर कर रखा था। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी जैसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ अपनी जगह ही नहीं बनाई, बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को खत्म करके 32% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लिया। यहाँ तक कि 2021 में हर 5 में से 3 ईयरफोन्स बोट के बिके थे। आज बोट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट वियरेबल ब्रांड है आफ्टर एप्पल, सैमसंग, MI एंड हुआवे। और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इस पोजीशन पर नहीं आई है। बट द क्वेश्चन इज, कैसे अमन गुप्ता ने इतने क्राउडेड मार्केट में इतने कम वक्त में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर लिया। इस वीडियो में हम बोट के यूनिक स्ट्रेटजीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अमन गुप्ता और समीर मेहता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो रेड ओशियन मार्केट में एंटर करने वाले थे, जबकि एक ब्लू ओशियन मार्केट में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली इजी होता है रेड ओशियन मार्केट में एंटर करने से। ये दोनों है क्या, पहले ये समझते हैं। इन दोनों टर्म्स को कॉइन किया था रेने मार्बर्ग और चैन किम ने अपने बुक ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में। एक मार्केट जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जहां पहले से बहुत से कंपनीज या ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं रेड ओशियन मार्केट। जाहिर सी बात है, इस मार्केट में फियर्स कंपटीशन होती है, तो किसी नई कंपनी को यहाँ टिकने के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग और एडवर्टीजमेंट यूज करनी पड़ती है, which leads to thin profit margins। बट एक मार्केट स्पेस जो अनटैप्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, जहां कंपटीशन बहुत कम है, उसे कहते हैं ब्लू ओशियन मार्केट। इस तरह के मार्केट्स में कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की डिमांड को खुद क्रिएट करना पड़ता है, जिससे उन्हें इंडिपेंडेंट प्राइसिंग की एडवांटेज मिलती है, which leads to higher profit margins। एग्जांपल्स की बात करें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट ब्लू ओशियन मार्केट थी, जब तक जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनीज ने इस मार्केट में एंटर नहीं किया था। इन कंपनीज ने डिमांड को क्रिएट किया, लेकिन आज मार्केट रेड ओशियन मार्केट बन चुकी है, क्योंकि किसी भी कंपनी को यहाँ एंटर करने के लिए जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनी से कॉम्पीट करना होगा। 2014 में अमन गुप्ता JBL में सेल्स हेड के पोस्ट पर काम कर रहे थे, जब JBL ने इंडिया में अपनी प्रोडक्ट्स पहली बार लॉन्च की थी। JBL के पहले इंडिया में कुछ ही कंपनीज थी जो अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती थी, जैसे बोट, सेनहाइजर, एप्पल, सैमसंग और स्कल कैंडी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, जिसमें मेजोरिटी यूथ की पॉपुलेशन थी, वो इनके प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स मिनिमम 2000 से तो स्टार्ट ही होते थे। तब ज्यादातर यूथ दो चीजों पर डिपेंडेंट थी, या तो वो फोन के साथ आने वाली ईयरफोन्स को ही यूज करते थे, या फिर वो 200-500 वाली चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करते थे। 500 से 2000 के बीच में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल थी ही नहीं। बात तो सिंपल थी, बोट इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स लॉन्च करती और मार्केट को आसानी से कैप्चर कर लेती। इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ भी दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली तो ये कि 800 से 1000 के रेंज में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए कैसे जाए। अगर वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करते तो उन्हें बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता, लेकिन दोनों फाउंडर्स के पास टोटल में सिर्फ 30 लाख रुपए थे, और अगर वो डेट के थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट कर भी देते तो इस रेड ओशियन मार्केट में वो एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं दे पाते, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाती। और दूसरी ये कि अमन गुप्ता ने मार्केट गैप तो ढूंढ लिया था, लेकिन इस गैप में डिमांड भी तो होनी चाहिए। एक्चुअल में लोग तो खुश थे 200-500 वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करके। अगर बोट 800 से 1000 में ईयरफोन्स लॉन्च कर भी देती तो लोग इनके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते। अगर बोट के फाउंडर्स दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो वो कुछ ही समय में फेल हो जाते। बट इंटरेस्टिंगली उनके पास सिर्फ पहली प्रॉब्लम की सॉल्यूशन थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से डील किया, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी वो भरोसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को खुद डिजाइन करवाया, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को खुद से सेट किया और मैन्युफैक्चरर्स को उनके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को सेगमेंट बेस्ड रखते हुए कम से कम में अपना काम करवा लिया। चाइना जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम थी ही नहीं। इसके साथ उन्होंने अपने पहली प्रोडक्ट को लॉन्च किया और पहले ही साल में 31 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर ली। बट ये प्रोडक्ट कोई ईयरफोन या स्पीकर नहीं थी, ये थी आईफोन की चार्जिंग केबल्स। बट इसमें खास क्या था? दरअसल अमन गुप्ता ने ये नोटिस किया था कि आईफोन्स होती तो बहुत महंगी है, लेकिन उनके साथ आने वाली चार्जिंग केबल वही चीप क्वालिटी की होती है, जो कुछ ही समय में कॉर्नर से
सूख जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने लॉन्च किया इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जिंग केबल्स। लेकिन अभी भी उनकी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, बट उन्हें क्या पता था कि उनकी दूसरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और ये हुआ इंडिया में जियो के लॉन्च के बाद। जियो के लॉन्च के बाद इंडिया में दो बड़ी चेंजेस आई। पहली तो ये कि अनलिमिटेड डेटा होने के कारण इंडियंस की कंटेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ गई, जिसके कारण ओटीटी एप्स के नंबर्स बढ़ने लगे। उसी टाइम यूट्यूब भी इंडिया में फ्लरिश करने लगी थी। और दूसरी ये कि लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे कहाँ? ऑब्वियसली फोन्स में, और इंडिया में फोन्स की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ी। उसी टाइम एमआई और अदर चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में एंटर हुई। ओटीटी और फोन्स की डिमांड बढ़ने का फायदा हुआ बोट को, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के साथ जरूरी होती है अच्छी क्वालिटी की साउंड, जो 200-500 वाले चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स में नहीं आ सकती थी। और जैसा कि मैंने कहा था, लोगों के पास 2-3 हजार के ईयरफोन्स खरीदने के पैसे भी नहीं थे। यहाँ बोट ने 4 P's ऑफ मार्केटिंग के एक P, जो कि है प्राइस, उसे क्रैक कर लिया था। उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी बी अफोर्डेबल, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। लेकिन अभी भी 3 P's बाकी थे, जिसमें सबसे पहले आती है प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने कहा था, 200-500 वाली चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को उनसे बेटर बनाया। और उन्होंने ये भी देखा कि इंडियंस को बेस बहुत पसंद है, इसलिए बोट ने अपने ईयरफोन्स और स्पीकर्स के बेस को बढ़ा दिया। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान दो तरह के साउंड के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ सकता है। वो तो बोट को अभी भी उसी नजर से देख रहा था। बोट को जरूरत थी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने की, जिसके लिए उन्होंने यूज किया लुक्स को। देखिए, जियो के आने के बाद इंडिया में सोशल मीडिया का क्रेज भी बहुत बढ़ रहा था। लोगों को ट्रेंडी चीजें बहुत पसंद आ रही थी। इसका फायदा उठाया बोट ने, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को वैरायटी ऑफ कलर्स और डिजाइन्स में लॉन्च कर दिया। और सच कहूं तो ये बोट के लिए बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थी, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादातर हाई प्राइस ब्रांड्स में ही मिलते थे। इस स्ट्रेटजी के कारण बोट धीरे धीरे एक वेल नोन ब्रांड बनते जा रही थी, जिसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोट ने यूज किया 3rd P को, जो है प्रमोशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बोट जिस लेवल पे है वो अपने यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण है। बोट ने शुरू से ही खुद को एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं बताया, बल्कि वो तो खुद को एक लाइफस्टाइल कंपनी बताते हैं। दरअसल बोट को पता था कि उनकी सबसे बड़ी कस्टमर बेस है जेन जी और मिलेनियल्स, और मिलेनियल्स को बोरिंग चीजें पसंद नहीं है। अगर इस सिनेरियो में बोट वही बोरिंग मार्केटिंग कैंपेन्स करती तो वो पैसे बर्बाद करते। इसलिए सबसे पहले बोट ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को साइड करके यूथ के रोल मॉडल्स को चुना, जैसे बॉलीवुड से कियारा आडवाणी, जैकलिन फर्नांडिस, कार्तिक आर्यन, रश्मिका मंदाना, दिलजीत दोसांझ, और यूट्यूब से प्राजक्ता कोहली और भुवन बाम। ये एक्टर्स बॉलीवुड के किंग तो नहीं कहलाते हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स ज्यादातर मिलेनियल्स हैं। और इनके एड्स में आप देख सकते हैं कि ये बोट के फीचर्स को नहीं गिनवाते हैं, बल्कि वो उसे यूज करते हुए अपने लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करते हैं। यही सेम चीज की थी बोट ने लैक्मे फैशन वीक में, जहां हर मॉडल ने एक्सेसरी के नाम पर बोट के प्रोडक्ट्स को ही पहना था। बस यही थी इनकी मार्केटिंग। इसी सेम स्ट्रेटजी को यूज करती है नाइकी और रेड बुल जैसी कंपनीज। बोट के मार्केटिंग में एक और खास बात थी, द ओनली डिजिटल अप्रोच। और यहाँ भी अपने कंज्यूमर्स को समझने वाली बात आती है। जैसा कि मैंने कहा था, बोट की मेजर कस्टमर बेस थी जेन जी और मिलेनियल्स। और मिलेनियल्स आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते हुए? नहीं। टीवी देखते हुए? नहीं। वो सबसे ज्यादा मिलेंगे सोशल मीडिया पर, और बोट भी अक्सर सोशल मीडिया पर दिख ही जाती है और रेगुलरली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अपने इवेंट्स में अपने कस्टमर्स को कहते हैं बोट हेड्स। बेसिकली बोट ने अपने कम्युनिटी को एक नाम दे दिया था, और इससे बनता है कस्टमर और ब्रांड के बीच एक कनेक्शन। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए ये जरूरी था कि वो किसी फालतू के प्रॉब्लम में ना फंसे। एंड ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के साथ एक और सबसे जरूरी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे? आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे? यह है मार्केटिंग की 4th P, प्लेस। देखा जाए तो बेस्ट इन क्लास सिनेरियो में बोट को अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन रिटेल चैनल्स में प्लेस करना था, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रेजेंस मिलती है। लेकिन क्योंकि बोट की टारगेट सेगमेंट थी जेन जी और मिलेनियल्स, तो वो जानते थे कि यूथ को ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, अपने प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट के थ्रू बेचे या फिर किसी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू। किसी भी बिजनेस में ये डिसीजन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके कारण आपके प्रॉफिट्स अफेक्ट होते हैं। यहाँ बोट ने चुना Amazon और Flipkart जैसी ई कॉमर्स पोर्टल्स को, जहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, और वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। मार्केटिंग के 4 P's के पहले ही उन्होंने एक और P, जो है प्रोडक्शन, उसे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, और इस तरह से बोट ने इंडिया के वेयरेबल्स मार्केट को कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बोट है रेड ओशियन मार्केट में, और यहाँ चैलेंजेस की कमी नहीं होती है। और बोट के लिए आज सबसे बड़ी चैलेंज है कंपटीशन।
देखा जाए तो बोट इस सेगमेंट में फर्स्ट मूवर थी, लेकिन आज इस सेगमेंट में ब्रांड्स की कमी नहीं है। नॉइस, बोल्ट, मीवी, एमआई, रियलमी, पोर्ट्रॉनिक्स, जेबीएल इन्फिनिटी जैसे ब्रांड्स बोट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इस तरह के मार्केट में आपके पास प्राइसिंग एडवांटेज भी नहीं होती है, तो आपको थिन प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ ही काम करना पड़ता है। तो ये बात तो पक्की है कि बोट के सर पर हमेशा तलवार लटकते रहेगी, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट इनोवेशन। बोट को हर वक्त नए प्रोडक्ट्स और डिजाइन्स के साथ इनोवेट करते रहना होगा। अगर वो रुके तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बोट के लिए एक और बड़ी चैलेंज है चाइना, क्योंकि मेड इन इंडिया की डिमांड बहुत बढ़ने लगी है। चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए सेंटिमेंट्स खराब होते जा रहे हैं, तो उन्हें मेड इन इंडिया की तरफ पूरी तरह शिफ्ट होना होगा। हालांकि उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। पीएलआई स्कीम के आने के बाद बोट ने डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर भी किया है, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है एंड वी बिलीव बोट ये सब जरूर कर लेगी। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने बोट के प्रोडक्ट्स को यूज किया है। अगर हाँ, तो आपको उसमें क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा, और अगर ना, तो आप किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेस्ट शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।